बच्चों आज हम 17.4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने ये पहला जो फैक्टर है उसको डिटेल से देखा था और उसमें बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी समझे थे। जी बेटा, दूसरा फैक्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन अ गैस फेज़। यानी ये जो फैक्टर है ना, ये गैस की फेज़ या गैस की हालत में जो मौजूद है ना रिएक्टेंट, उनके बारे में है। जी बच्चे, यहाँ पे मैंने ना दो कंटेनर बना लिए और कंटेनर ए एंड कंटेनर बी, इसमें मैं गैस भर देता हूँ। लेकिन दोनों कंटेनर में मॉलिक्यूल्स का फ़र्क करते हैं। यानी कंटेनर ए में मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 रख लेते हैं। कंटेनर बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये मॉलिक्यूल रख लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दोनों के कंसंट्रेशन में फ़र्क है? वो तो जाहिर सी बात है कि इसमें 15 है और उसमें 5 है, तो कंसंट्रेशन यानी मिकदार में तो फ़र्क है। क्या इनके प्रेशर में फ़र्क है? यस। जो बी कंटेनर है ना, इसके मॉलिक्यूल कितने हैं? 15। तो हर मॉलिक्यूल कुछ तो प्रेशर लगाएगा ना, तो 15 मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर ज़्यादा हुआ। यहाँ पर सिर्फ 5 मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर बेटा कम हुआ। यानी समझ आई कि अगर हम बात करें किसी गैस का प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, इसका यही मतलब होगा कि उसके अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, सो कंसंट्रेशन पहला फैक्टर था। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हुई तो रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा ना। सो इट मीन अब हम प्रेशर को रेट के साथ रिलेट करेंगे। यानी अगर किसी गैस का प्रेशर ज़्यादा हुआ सो उस रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, और कैसे ज़्यादा होगा ये मैंने आपको बताया कि प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उस गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सो ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होगा। जी बेटा, अब रीड करते हैं। इफ़ रिएक्टेंट्स इन अ रिएक्शन आर प्रेजेंट इन गैस फेज़। देखिए ये गैस फेज़ के लिए हमारे पास ये फैक्टर है। ठीक है, तो अगर आपके जो रिएक्टेंट हैं वो किस फेज़ में हो? गैस फेज़ में। देयर कंसंट्रेशन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग देयर प्रेशर। यानी वही बात कि जो कंसंट्रेशन है ना उनकी, वो प्रेशर पर डिपेंड करती है, या उल्टा कह लें प्रेशर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। अब इसका क्या ताल्लुक है? फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यानी एक रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान। ये देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? HCl बन जाएगा। सो ये जो रिएक्शन है ना, जो इसका रेट है, इसकी जो स्पीड है, कैन बी डबल, ये डबल हो जाएगी इफ़ द प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस इज़ डबल। यानी अगर आप इस रिएक्शन में इस क्लोरीन का प्रेशर डबल कर दें सो रिएक्शन का रेट या स्पीड डबल हो जाएगी। प्रेशर डबल करने से क्या मुराद है कि आप क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन डबल कर दें, यानी उसमें आप ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डाल दें क्लोरीन गैस के। तो बेटा आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। आखिर वाली लाइन बेशक छोड़ भी दें, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है ना कि यहाँ पर ना रिमेंबर गैस फेज़ में और साथ में प्रेशर का जिक्र होगा। यानी व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हेडिंग नहीं सवाल बनता, प्रेशर का फैक्टर सवाल बनता है। जी बेटा, अब हम तीसरा फैक्टर समझते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। यानी पिछला फैक्टर गैस के लिए था और अब सॉलिड के लिए। अब सॉलिड का सरफेस एरिया, उसका क्या इफ़ेक्ट है रिएक्शन के रेट के ऊपर। बच्चे, अगर हम कोई सॉलिड का रिएक्शन पढ़ते हैं ना, सो मिसाल के तौर पे मैं ना ये सॉलिड का एक पीस या सॉलिड का एक डिब्बा बना लेता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ। सो अगर इस सॉलिड का, ये सॉलिड का रिएक्शन हमने करवाना है ना, तो रिएक्शन सिर्फ इस टॉप के एरिया के ऊपर होता है, सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। सारा हिस्सा नीचे वाला, इस पे बेटा कोई रिएक्शन नहीं होता सॉलिड के केस में। सॉलिड के केस में रिएक्शन किधर होता है? सरफेस एरिया के ऊपर। सो इट मीन अगर कोई सॉलिड है ना जिसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है, चाहे वो नीचे से बहुत बारीक है, देखिए ना ये सॉलिड नीचे से कितना ज़्यादा मोटा है या कितना ज़्यादा इसका वॉल्यूम है, मैस है, लेकिन सरफेस एरिया इतना बड़ा नहीं है, तो रिएक्शन स्लो होगा।
ठीक है, क्योंकि थोड़े से एरिया पे आके रिएक्शन होना है ना। लेकिन अगर इस सॉलिड को देखें तो इस सॉलिड में एरिया बहुत बड़ा है, तो रिएक्शन किधर होगा, एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर। सो लिहाजा रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। नीचे को तो देखना है, नीचे तो रिएक्शन का ताल्लुक ही नहीं ना है, इसलिए हम कहते हैं जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। हाँ, ये नहीं डिपेंड करता कि वो नीचे से कितना बड़ा है, इसके साथ तो ताल्लुक ही कोई नहीं। तो फिर आप एक काम करें, आप इस सारे बड़े से क्यूब को, बड़े से बॉक्स को छोटे छोटे पाउडर की शक्ल में ले आएँ, ऐसे छोटे छोटे पाउडर की शक्ल में ले आएँ, उसको फैला दें। तो क्या होगा, रिएक्शन इतनी तेज़ होगा कि पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपने ये सारा नीचे वाला हिस्सा भी पाउडर कर दिया है। तो अब सारा ही सरफेस एरिया बन गया ना। पाउडर को एक लेयर में अरेंज कर दें तो बेटा रिएक्शन हर साइड पे होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब सारा कुछ ही सरफेस एरिया बन गया। सो सरफेस एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो सॉलिड होता है ना, उसमें रिएक्शन सरफेस एरिया पे होता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया रखोगे ना, उतना रिएक्शन फास्ट होना है। जी बेटा देखते हैं, कहता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड, जिस रिएक्शन में सॉलिड होता है, टेक प्लेस ऑन देयर सर्फेसिस, वो रिएक्शन सरफेस पे होता है। एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द ग्रेट एक्सटेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम। यानी जितना एरिया होगा, सरफेस एरिया, उतना ही क्या होगा, रेट होगा, रिएक्शन की स्पीड होगी, रिएक्शन उतना तेज़ हो जाएगा। द लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, एक सॉलिड का सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा, जितना बड़ा होगा, मोर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड हायर इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो कहता है जितना बड़ा एरिया होगा ना, जितना बड़ा एरिया, उतना ज़्यादा रिएक्टेंट का आपस में करीब आना, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, इम्कान बढ़ जाएगा, और फिर रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। सो इसीलिए आप क्या करो, सॉलिड को फाइनली डिवाइड कर दो, पाउडर बना दो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर सरफेस एरिया अवेलेबल। क्योंकि जब आप पाउडर बनाते हो तो सारा ही सॉलिड सरफेस एरिया पर आ जाता है, सारा ही एरिया बन जाता है, तो रिएक्शन उस हिसाब से बहुत तेज़ हो जाता है, ठीक है। रिएक्ट मोर रैपिडली, यानी तेज़ी से रिएक्शन होता है। देन डू लार्ज पीसीज ऑफ द सेम सब्सटेंस, यानी अगर आप लार्ज पीस की शक्ल में रिएक्शन करवाते हो, उससे ज़्यादा तेज़ होगा अगर आप फाइनली डिवाइडेड सॉलिड करते हो, पाउडर में चले जाते हो। जी बेटा, अब ये नीचे हमारा एक रिएक्शन है, इसको इसी सरफेस एरिया के हिसाब से समझना है। देखिए ये एलुमिनियम है, Al यानी एलुमिनियम है, ये NaOH के साथ ना रिएक्शन करता है। अगर आप एलुमिनियम एक सॉलिड होता है ना, अगर आप उसका बड़ा ब्लॉक लेते हो, यानी एलुमिनियम को एक बड़े सॉलिड की शक्ल में लेते हो, तो आप देखते हो रिएक्शन बड़ा स्लो होता है, ठीक है। इवन के आपने NaOH को बहुत गर्म किया हो, गर्म करने से ना वैसे रिएक्शन तेज़ होता है, लेकिन आपने NaOH को भी गर्म किया है और ये एलुमिनियम लेकिन आपने एक बड़े ब्लॉक, एक बड़े पीस की शक्ल में लिया था, तो रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन आगे चल रहा है ना, ये स्लो होगा। लेकिन बेटा अगर मैं इसी एलुमिनियम को इस तरह छोटे छोटे पाउडर की शक्ल में तब्दील कर दूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि NaOH चाहे कोल्ड हालत में क्यों ना हो, ठंडा ही क्यों ना हो, रिएक्शन बहुत तेज़ होता है। क्योंकि जब मैंने इसी एलुमिनियम को ऐसे पाउडर बना लिया ना, तो पाउडर बनने से उसका सरफेस एरिया बड़ा ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। सो फिर ये NaOH कोल्ड, ठंडी हालत में भी बहुत अच्छा रिएक्शन दे रहा था। तो NaOH का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है एलुमिनियम की हालत का। एलुमिनियम को बड़े से पीस की हालत में लो, सरफेस एरिया बस थोड़ा सा होगा, रिएक्शन स्लो होगा। अगर इसी एलुमिनियम को पाउडर हालत में लिया जाए तो बेटा रिएक्शन बड़ा फास्ट होगा। तो आपने ये पढ़ लेना, ये 3 लाइनें ये वाली, और बात वही लिखी होगी। अब हम नीचे मूव करते हैं। नीचे एक और एग्जांपल है, आप एक दे देना, नीचे वाली ज़्यादा आसान है। कहता है बिल्कुल इसी तरह से एक लार्ज पीस ऑफ वुड है, यानी लकड़ी का एक बड़ा पीस ले लो, उसको जलाओ, तो वो क्या होगा, विल बर्न स्लोली, वो स्लो जलेगा। वाइल स्मॉल पीसीज बर्न रैपिडली, और फिर आप क्या करो, इसी के टुकड़े कर दो, छोटे छोटे पीस कर दो। छोटा सा पीस लकड़ी का जल्दी जल जाता है क्योंकि छोटे पीस का एरिया बढ़ गया, ठीक है, जबकि इसमें सिर्फ ये एरिया था, इसमें ऊपर नीचे सारा एरिया है, ठीक है, मतलब छोटा सा पीस है ना। जी बेटा, अब हम चौथे इफ़ेक्ट पे मूव करते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर क्या असर होता है। तो कहता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ता है। नॉर्मली हमने पहले भी ये बात की हुई है, टेम्परेचर बढ़ाओ रिएक्शन बढ़ेगा। इसकी रीज़न अगले पेज पे, पहले इतना सा पढ़ लेते हैं।
कहता है इट इज़ एन एवरीडे ऑब्जर्वेशन, ये रोज़मर्रा की हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज़, कि बेटा केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ेगा ही विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ता है। जैसा कि बेस्ट एग्जांपल क्या है, फूड की, खुराक यानी खाना, उसको पकाना जो है ना वो भी एक रिएक्शन है। तो अगर आप हीट देते हो ना, टेम्परेचर बढ़ाते हो ताकि खाना जल्दी पक जाए, तो रिएक्शन बढ़ गया। सो फूड कुक फास्टर, जो हमारा खाना होता है वो पक जाता है, कुक हो जाता है फास्टर यानी जल्दी, एट हायर टेम्परेचर, यानी चूल्हा जलाने से, आग देने से टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो फूड भी जल्दी पक जाता है। देन एट द लोअर वन, यानी लोअर टेम्परेचर पर, तो वो लेट पकेगा। ठीक हो गया। तो अगर आपसे बचे ये शॉर्ट पूछ लिया तो आपने इतना लिखना है, और साथ में अगली लाइन छोड़ के, शॉर्ट है ना, तो हम एक और लाइन देखते हैं, वो एग्जाम्पल था, पहले भी आई हुई है। ठीक है, कह रहा है इन मैनी केसेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नियरली डबल व्हेन द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं ना, तो रिएक्शन डबल हो जाता है बहुत सारे केसेस में। बेटा ये साथ में लाइन लिख देनी है, और ये MCQs भी आता होता है। जी बेटा, अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन क्यों बढ़ता है। सिंपल सी बात है, मैं पिछले लेक्चर से करता आ रहा हूँ कि रिएक्शन कब होता है। पहला टॉपिक था कोलिजन थ्योरी। रिएक्शन बेटा तब होता है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स करीब करीब आते हैं ना, और उनके दरमियान ऐसे कोलिजन होती है, टकराव होता है। उन टकराव की दो टाइप होती है, कोलिजन की दो टाइप होती है। एक का नाम होता है सक्सेसफुल या इफ़ेक्टिव कोलिजन। ऐसी कोलिजन जिससे रिएक्शन चल पड़े उसको बेटा सक्सेसफुल कोलिजन कहते हैं। जब रिएक्शन होना होता है तो ये पार्टिकल करीब करीब आके कोलिजन करते हैं, और बचे अगर कोलिजन सक्सेसफुल हुई तो फिर ये रिएक्टेंट थे ना, ये क्या थे, रिएक्टेंट, इससे बचे प्रोडक्ट बन जाएंगे, रिएक्शन चल पड़ेगा। लेकिन अब हमने समझना है टेम्परेचर क्या करता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो बच्चे इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, इनकी वेलोसिटी बढ़ती है, और ये तेज़ ये ज़ोर ज़ोर से मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने टेम्परेचर दिया, नीचे से इनको हीट दी है। इनके आपस में कोलिजन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए रिएक्शन तेज़ हो जाता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन क्यों बढ़ता है, क्योंकि बेटा टेम्परेचर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है। वो मॉलिक्यूल ज़ोर ज़ोर से मूव करते हैं और उनके आपस में टकराने के चांसेस बढ़ते हैं, और इसी को तो रिएक्शन कहते हैं ना, चांसेस बढ़ने को। जी बेटा इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा कोलिजन सक्सेसफुल हो रही है बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और कोलिजन कौन करते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल करते हैं। अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ आर रिएक्शन इज़ इंक्रीज, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग रिएक्टिंग पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। तो रिएक्टेंट की जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना रिएक्शन में, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ाने से, उनकी वेलोसिटी बढ़ती है। दिस इन टर्न इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ देयर मूवमेंट, तो उनकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया ना। सो एज अ रिज़ल्ट नतीजा क्या होता है, द कोलिजन्स विच लीड टू द अकरेंस ऑफ रिएक्शन, ऐसी कोलिजन जिससे रिएक्शन क्या होना है, अक्कर होना है, शुरू होना है, जिसको हम सक्सेसफुल कोलिजन कहते हैं, ऑल्सो इंक्रीज। तो सक्सेसफुल कोलिजन भी बढ़ती है, इन्हांसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और बेटा रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है, रिएक्शन तेज़ हो जाता है। अब ये ग्राफ भी वही चीज़ को बता रहा है। देखें यहाँ पे ना टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, किस तरह से, आपने टेम्परेचर 0 से 10 बढ़ाया, रिएक्शन का रेट ना ऊपर को बढ़ेगा। रिएक्शन 0 से थोड़ा सा ऊपर हुआ ना, 20 किया रिएक्शन मज़ीद ऊपर हुआ, 30 किया टेम्परेचर ऊपर हुआ, 50 किया रिएक्शन का रेट मज़ीद बढ़ा। इन टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ता है, ये उसका ग्राफ है। तो बच्चे ये जो पैराग्राफ है ये रीज़न है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो आपसे अगर रीज़न मांगे, क्या रीज़न, कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, या टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ता है, इसको रीज़न के साथ एक्सप्लेन करें, तो आपने इन पैराग्राफ की बातें लिख देनी है।
जी बेटा, अब हम फैक्टर नंबर 5 के ऊपर मूव करते हैं, जिसका नाम है इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब हमने देखना है कि एक चीज़ होती है कैटलिस्ट, मैं बताता हूँ क्या होती है, वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है रिएक्शन को। जी बच्चे, कैटलिस्ट क्या होता है, इसको समझने से पहले हम एक चीज़ रिवाइज़ करना चाहेंगे जो हमने आपको पढ़ाई थी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आपको याद होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, ठीक है। क्विकली मैं रिवाइज़ करता हूँ। देखिए बच्चे, मॉलिक्यूल देखिए ना, रिएक्शन में रिएक्टेंट ने बनना होता है, तब्दील होना होता है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर। अब एक मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल ये है जिसको मैंने ब्लैक से बनाया है, और एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल ये है जिसको मैंने रेड से बनाया है। अब आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट दो तरह के हैं और इनके दरमियान एक ना एक केमिकल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। अब रिएक्शन होने के लिए बेटा ये जो बॉन्ड्स है ना, इनका पहले टूटना ज़रूरी है और फिर नए बॉन्ड का बनना ज़रूरी है। नए बॉन्ड किन किन के दरमियान बनेंगे, एक ये रेड का मॉलिक्यूल और ब्लैक का मॉलिक्यूल, यानी एक रेड का मॉलिक्यूल और एक ब्लैक का मॉलिक्यूल ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, ये नई चीज़ बन गई जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। बहरहाल, अब रिएक्टेंट के दरमियान ये जो बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए ना एक एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड के पास भी तो एनर्जी होती है ना। सो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। और जिन रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी वो अपने दरमियान इस बॉन्ड को तोड़ सकते हों, तो वो रिएक्शन आगे चल पाता है, वो रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में तब्दील कर लेते हैं। और जिनके पास ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, वो अपने आप को प्रोडक्ट में तब्दील नहीं कर पाते। जी, तो अब कैटलिस्ट क्या चीज़ है? कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बच्चे इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मिसाल के तौर पे, अगर रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी 100 जाउल, लेट्स सपोज, जस्ट एग्जांपल, 100 जाउल एनर्जी चाहिए थी, और अगर इनके पास 100 जाउल होती तो ये बॉन्ड को तोड़ते, ये इस बॉन्ड को, प्रोडक्ट बन जाता। लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट, यानी एक चीज़ है, अभी तक यही समझ लें एक चीज़ है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लिया, इसने एक्टिवेशन एनर्जी ना कम कर देनी है। सो वो एक्टिवेशन एनर्जी को 100 से फॉर एग्जांपल 70 जाउल तक कर देगी। तो अब अगर रिएक्टेंट के पास 70 जाउल भी एनर्जी हुई है ना, तो भी रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि कैटलिस्ट आ गया और कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रिएक्शन तेज़ हो जाता है, रिएक्शन तेज़ हो जाता है, ठीक है। अब एक और मज़ेदार बात फिर हम थोड़ा सा रीड करेंगे, फिर थोड़ा सा समझेंगे। इस सारे प्रोसेस के दौरान बेटा जो कैटलिस्ट है ना, वो खुद यूज़ नहीं होता, वो खुद इस्तेमाल नहीं होता, खुद इस्तेमाल नहीं होता, यानी वो अपना काम कर लेता है। यानी उसका काम क्या है? उसका काम है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, बस। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना उसका काम है, वो कर लेगा, बट ख़ुद इस्तेमाल नहीं होता। जी बेटा, इसको पढ़ लेते हैं, कितना याद करना वो भी बताता हूँ। सवाल ये हेडिंग ही सवाल है कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कहता है कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस। सबसे पहले कैटलिस्ट की डेफिनेशन शुरू हो रही है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है विच आल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को आल्टर करता है, तब्दील करता है। तब्दील कैसे करता है? फास्ट करके, ठीक है ना। रिएक्शन को फास्ट करता है कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। बट इट इज़ नॉट कंज्यूम, ये बात, कंज्यूम मतलब इस्तेमाल होना, बट इट इज़ नॉट कंज्यूम, लेकिन ये खुद इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने बताया कैटलिस्ट अपना काम करता है, रिएक्शन को तेज़ करता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, मगर ख़ुद इस्तेमाल नहीं होता। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान ये खुद इस्तेमाल नहीं होगा। इट्स रोल, अब इसका काम क्या है वो बात, इज़ टू आल्टर द वे ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का तरीका ही तब्दील कर देगा, बाय सब्सटेंशियली लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बात है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके रिएक्शन को फास्ट कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ना। सो अब यहाँ तक आपने करने के बाद यहाँ तक ये लाइन लिख देनी है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। दरमियान वाली लाइन बेटा छोड़ दो, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये काफ़ी है। जी बच्चे, अब हमने देख लिया कि कैटलिस्ट होता क्या है, काम क्या करता है, लेकिन अब हम समझते हैं कि वो काम करने का उसका तरीका क्या है, काम कैसे करता है।
काम क्या करता है ये समझ लिया ना, काम कैसे करता है अब सुनिएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक रिएक्शन से मिसाल देता हूँ जो हमारी बुक में डिस्कस्ड है। एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है जिसको हम ना इथीन कहते हैं, और बेटा ये गैस है, ठीक है। इथीन के साथ ना हमें हाइड्रोजन मिलानी होती है, और जाहिर है वो भी एक गैस है। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें ना हम इथीन को हाइड्रोजन के साथ ना मिलाते हैं। अब बात को समझना, हम इस रिएक्शन में प्लाटिनम यूज़ करते हैं कैटालिस्ट के तौर पे। मैंने बोला था ना प्लाटिनम एक चीज़, कैटालिस्ट एक चीज़ है जो कि, तो यहाँ पर कैटालिस्ट क्या है, प्लाटिनम। तो प्लाटिनम हमारा बेटा कैटालिस्ट है, ठीक हो गया। अब ये काम कैसे करता है समझना। मिसाल के तौर पर मैंने ये प्लाटिनम का एक बॉक्स ले लिया, या एक डिब्बा ले लिया, या एक पीस ले लिया। तो ये प्लाटिनम का मैंने पीस ले लिया। अब देखें, मैं बना लेता हूँ इथीन को इस पर्पल कलर से, ये इथीन का मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन को मैं रेड से बना लेता हूँ, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब देखिएगा ये दोनों मॉलिक्यूल इस प्लाटिनम जो कि कैटालिस्ट है बेटा, इसके ऊपर आके जुड़ेंगे। सो प्लाटिनम के ऊपर ये इथीन का मॉलिक्यूल जुड़ गया, और रेड वाला हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसे आके जुड़ गया। अब देखो जब रिएक्शन होना है ना, सो एक मॉलिक्यूल ये इथीन का पर्पल वाला और एक रेड वाला हाइड्रोजन का आपस में मिलेगा, यानी रिएक्शन तब होगा ना जब इस तरह से ये दोनों मिलेंगे, एक रेड और एक पर्पल जुड़ जाएगा, तो ये चीज़ होगी प्रोडक्ट, नई चीज़ बनेगी ना। लेकिन सबसे पहले इन दोनों के दरमियान के बॉन्ड को टूटना पड़ेगा ना। अब बारी आती है प्लाटिनम। प्लाटिनम बेसिकली ये जो बॉन्ड है जो इनके दरमियान में है ना बच्चे, इसी को वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। ये चीज़ है प्लाटिनम या कोई भी कैटालिस्ट क्या करता है, जो रिएक्टेंट के दरमियान की बॉन्ड्स होती हैं उसको कमज़ोर करता है। वो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगी थोड़ी एनर्जी के साथ, एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी, सो बॉन्ड इजीली टूट जाएगी, और ये न्यू बॉन्ड यानी प्रोडक्ट की बॉन्ड आसानी से बन जाएगी। क्या प्लाटिनम खुद यूज़ हुआ इस दौरान? नहीं, उसने एक जगह प्रोवाइड की, उस पर आके चिपक गए, बस प्लाटिनम तो यूज़ ही नहीं हुआ। तो मैं खुद ही तो कह रहा था कि कैटालिस्ट तो खुद इस्तेमाल नहीं होता। सो कैटालिस्ट काम कैसे करता है, कैटालिस्ट के ऊपर आके ये रिएक्टेंट साथ में जुड़ते हैं। कैटालिस्ट ने बस ये करना है कि उनके दरमियान की बॉन्ड्स को वीक कर देना है, कमज़ोर कर देना है। वो बॉन्ड्स वीक हो गई तो बेटा नई बॉन्ड्स आसानी से बन जाएंगी, जो प्रोडक्ट जिससे प्रोडक्ट बनेगा। तो बॉन्ड वीक होने से कम एनर्जी चाहिए ना उनको तोड़ने के लिए, सो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। सो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। जी बेटा, अब यहाँ से आपने एक एग्जांपल करनी है। अगर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। सो एग्जांपल आप क्या देंगे, यहाँ पर हम समझते हैं। कहता है जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम मेटल है ना, सर्व एज अ कैटलिस्ट, ये काम करता है कैटलिस्ट के तौर पर ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन इथीन। जब आप हाइड्रोजन को एडिशन करते हो, ऐड करते हो इथीन के अंदर, सो बोथ हाइड्रोजन एंड इथीन आर नोन टू एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम मेटल। कहता है ये दोनों चीज़ें हाइड्रोजन, इथीन, ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, किधर, प्लैटिनम मेटल की सरफेस के ऊपर, उधर आके जुड़ जाती है ना। एंड द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम गेट वीक या वीकेंड, तो इनके दरमियान की बॉन्ड कमज़ोर हो जाती हैं। दस द सरफेस ऑफ मेटल हेल्प द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रिएक्ट टुगेदर। लिहाजा ये जो मेटल है ना प्लैटिनम, इसकी सरफेस ने क्या किया, रिएक्टेंट को रिएक्ट करने में हेल्प किया है। सही है। सो कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट मौजूद हो, एक्टिवेशन एनर्जी इज़ सिग्निफिकेंटली या सफिशेंटली लोअर, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल टू रिएक्ट टुगेदर, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। और लास्ट बात, वो कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, रिएक्टेंट के दरमियान की बॉन्ड को वीक करके। सो यहाँ पर वही चीज़ है, हायर एनर्जी स्टेट थी उसके जो कि ऊपर थी, एनर्जी पहले ऊपर थी, कैटलिस्ट यूज़ किया तो एनर्जी थोड़ी नीचे आ गई, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी लो कर दी कैटलिस्ट ने। जी बेटा, अब छठा फैक्टर है जो कि पांचवें के ही आगे मज़ीद डिटेल है, एंजाइम एज कैटलिस्ट। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है ना, उन्होंने अपनी 9th बायो में पढ़ा था एंजाइम का चैप्टर, ठीक है। सो हमने देखना है इस टॉपिक में कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो भी कैटलिस्ट होते हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत डिटेल देखनी है।
जी बेटा, एंजाइम के बारे में कुछ बेसिक बातें सुन लें, फिर हम रीड कर लेंगे। एंजाइम कैटलिस्ट हैं बिल्कुल, यानी ये भी रिएक्शन को क्या करेंगे, तेज़ करेंगे। कैसे तेज़ करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। लेकिन इनका नाम है बायो कैटलिस्ट। बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार, क्योंकि ये जो एंजाइम होते हैं ना, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं किसी ना किसी जानदार में, इंसानों में भी करते हैं, ठीक है। और ये बने किससे होते हैं बेटा, एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे देखें ना, अभी मैंने कैटलिस्ट वाले टॉपिक में मिसाल दी थी प्लाटिनम, वो तो एक मेटल था। तो कुछ एंजाइम जो बाहर हैं, इंसानों या जानदारों से बाहर हैं, वो किसी मेटल के हो सकते हैं। लेकिन जो बायो कैटलिस्ट हैं, जो इंसानों के अंदर है, वो प्रोटीन की नेचर के हैं। अच्छा, अब ये काम क्या करते हैं, चूँकि बच्चे ये भी तो कैटलिस्ट है ना, एंजाइम बायो कैटलिस्ट हैं, तो ये रिएक्शन को फास्ट करते हैं, उसका रेट बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। किस तरह से बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, वही बातें सेम, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, उसको कम करके। अब हमने एक बात की, जब हमने प्लैटिनम की मिसाल देखी कि प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर ना आकर रिएक्टेंट चिपक जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और ये प्लैटिनम कैटलिस्ट क्या करेगा, उनके दरमियान की बॉन्ड्स को कमज़ोर करेगा। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। लेकिन एंजाइम की जिस सरफेस के ऊपर आके वो चिपकेंगे ना, उस सरफेस का नाम होता है बेटा एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट क्या होता है, एंजाइम कैटलिस्ट है ना, तो कैटलिस्ट की एक सरफेस होती है जिस पर आकर चीज़ों ने, रिएक्टेंट ने चिपकना होता है। उसी सरफेस को हम एक्टिव साइट कहते हैं एंजाइम की। ऑलराइट, ये मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा, बायो में तो बहुत डिटेल है। यहाँ पर इतना समझ लें, एंजाइम की एक्टिव साइट से मुराद है एंजाइम की वो जगह, वो सरफेस ऊपर वाली, जहाँ पे रिएक्टेंट आके चिपकेंगे और रिएक्शन तेज़ होगा। अब एंजाइम करेगा क्या, जब रिएक्टेंट आके एक्टिव साइट पे चिपकेंगे, जुड़ेंगे, तो एंजाइम उनके दरमियान की जो बॉन्ड्स हैं वो वीक कर देगा, कमज़ोर कर देगा, जिससे रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। क्या एंजाइम खुद यूज़ होगा, नो, एंजाइम खुद कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है, एंजाइम खुद कंज्यूम नहीं होगा। सो आप लिखें नॉट कंज्यूम्ड इटसेल्फ, यानी वो खुद कंज्यूम नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता, जैसा कि कैटलिस्ट खुद इस्तेमाल नहीं होता रिएक्शन को तेज़ करवाने के बावजूद। जी बेटा, क्विकली यही बातें समझ लेते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। दीज आर बेसिकली प्रोटीन, दूसरी बात कि ये प्रोटीन से मिलके बने हैं। तीसरी बात, विच हेल्प टू स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, तो ये क्या करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं, तेज़ करते हैं ना रिएक्शन को, टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, लेकिन वो हमारे जानदारों के जिस्म में होने वाले रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं बेटा, दे रिएक्ट विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूजिंग द एक्टिव साइट प्रेजेंट इन दैम। एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट होती है, जो एक्टिव साइट ही वो जगह होती है ना जहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, जुड़ते हैं आके, और फिर क्या होता है, वंस बाउंड विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक बार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ लिया, तो पर्टिकुलर बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर सफिशेंटली वीकन, तो फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स को कमज़ोर करना है फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, ताकि रिएक्शन ईजिली हो सके। ऑलराइट, आगे देखें एक दो बातें। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अब प्रोडक्ट बनेगा ना, जब बॉन्ड्स कमज़ोर होंगी तो बॉन्ड टूटेंगी तो नई बॉन्ड यानी प्रोडक्ट बन जाएगा। देन डिसोसिएट इटसेल्फ फ्रॉम द एंजाइम, अब जो प्रोडक्ट बना ना बचे, वो एंजाइम से निकल जाएगा, ठीक है, विच इज़ देन फ्री टू बाइंड एन अदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब एंजाइम फ्री हो चुका है, किसके लिए फ्री हो गया, दूसरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने के लिए, क्योंकि एंजाइम कभी इस्तेमाल नहीं होता, वो जितने मर्जी मॉलिक्यूल को अपने साथ मिला के रिएक्शन करवा सकता है। जी बेटा, आखिरी बात हम देख लेते हैं। कहता है द एक्टिव साइट्स प्रेजेंट इन द एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। मैंने बोला ना कि एंजाइम की जो ऊपर वाली सरफेस होती है, ये वाली, इधर एक साइट होती है जिसका नाम होता है एक्टिव साइट, जहाँ पे आके बेसिकली रिएक्टेंट ने जुड़ना होता है, उसकी बॉन्ड्स ने कमज़ोर होना होता है, रिएक्शन होना होता है। अब ये जो एक्टिव साइट होती है ना, ये बड़ी ख़ास होती हैं, स्पेसिफिक यानी ख़ास होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल आए आके जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता, सिर्फ चंद एक ख़ास मॉलिक्यूल आके जुड़ सकते हैं। सो एंजाइम की एक्टिव साइट कोई आम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ख़ास है। इस ख़ास होने का फ़ायदा क्या है, सच दैट अ पर्टिकुलर एंजाइम, यानी एक ख़ास एंजाइम कैन कैटलाइज स्पेसिफिक रिएक्शन ओनली,
एक एंजाइम बॉडी में एक ख़ास तरह का रिएक्शन ही करवा सकता है।